अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें कोविड के बाद तो ऑटो इम्यूनिटी के केसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाता है कि उसे किस चीज़ को बचाना और किस चीज़ को नुकसान करना है वो उसे नहीं पता होता है। कोई भी इम्यून सिस्टम की बीमारी है ना उसका वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट आता है। ये कंफ्यूजन है। हमें लगता है कि अगर मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं बिल्कुल ही ताकतवर क्वांटिटी वाइज, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। आपके WBC एक लिमिट से ज़्यादा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी, हमें इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों की बात करें कोविड के बाद तो ऑटो इम्यूनिटी के केसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। उसके दो कारण मेन जो नज़र आते हैं वो बहुत से लोग जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ या फिर इम्यूनिटी के लिए जो वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद इस तरह के केसेस बढ़े हैं। बेसिकली क्यों ऐसा हुआ है उसके बारे में एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो हाइपोथेटिकली ये है कि कहीं कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी में म्यूटेशन करता है और म्यूटेशन की वजह से आपको इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाता है कि उसे किस चीज़ को बचाना और किस चीज़ को नुकसान करना है वो उसे नहीं पता होता है। देखिए ये वैसा ही है जैसे इम्यून सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम एक इंटेलिजेंस सिस्टम है। इट वर्क्स ऑन इट्स ऑन इंटेलिजेंस। ये अपनी खुद की एक इंटेलिजेंस है। कलेक्टेड इंटेलिजेंस भी है और इनहेरिटेड इंटेलिजेंस भी है। कलेक्टेड का मतलब होता है कि जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो अपने जो चीज़ों से वाबस्ता होता है, रूबरू होती है चीज़ डेली रूटीन में, उसकी वजह से। और दूसरा जो आप खान पान कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, आप दैनिक नित्यचर्या में बहुत सी चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो उन चीज़ों से वो रिलेट करती है चीज़ और वो कलेक्शन करती है इंफॉर्मेशन का। और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो एक इंफॉर्मेशन बना लेता है कि हाँ ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, मुझे इस चीज़ को अंदर अलाउ नहीं करना है, ये चीज़ आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब ये कलेक्टेड जो इंफॉर्मेशन है, अगर इसमें कोई व्यवधान आ जाए, मान लीजिए कोई वायरस आया या फिर हम लोगों ने इम्यूनिटी के लिए जो वैक्सीनेशन दिया उसकी वजह से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई जो वास्तव में जो सही नहीं है, तो वो कंडीशन बेसिकली क्या करती है, वो धीरे धीरे उन कोशिकाओं को, जो हेल्दी कोशिकाएं हैं, उनको खत्म करना शुरू कर देती है और उसके नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की बात। दूसरा मैंने कहा इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है। कुछ चीजें जो बुरी हैं वो प्रकृति ने हमें सिखा के भेजा है, जन्म से हमें पता होता है कि ये चीज अच्छी नहीं है और इस चीज को एलिमिनेट करना है, इस चीज को अंदर नहीं आने देना है। तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास इनहेरिटेड है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि ये चीज अगर शरीर में आएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करेगा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये दो इंफॉर्मेशन में अगर कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो जाती है जो करप्ट है, इलॉजिकल है और सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सिस्टम उस चीज को रिएक्ट करने लगता है, उस चीज को बाहर निकालना चाहता है। अब बात ये आती है कि ऑटो इम्यूनिटी है क्या और कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे हम लोग जो मेडिकल साइंस है वो अब इस नतीजे पे पहुंचा है कि कैंसर में भी बहुत ज्यादा ऑटो इम्यूनिटी का रोल होता है। तो इम्यून सिस्टम के बिना तो सिस्टम को हम समझ नहीं पाएंगे। अगर मोटे तौर पे बात करें तो जोगरेन सिंड्रोम है, जहां मुंह सूखना शुरू हो जाता है, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, यानी अंदर जो भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं, यानी जहां पे वेटनेस चाहिए वो सब कुछ ड्राई हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो मेरी जीभ में एक लचक होनी चाहिए। जोगरेन सिंड्रोम में क्या होता है कि वो अकड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो वाटर कंटेंट है उसकी वजह से वो हैम्पर हो जाती है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपका इम्यून सिस्टम जैसे यहाँ सलाइवा या जो लेक्राइमल ग्लैंड्स या जो उस नमी का पोषण करती हैं उनमें व्यवधान आया, उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा बन गया कि उनको खत्म कर रहा है इम्यून सिस्टम, तो जोगरेन हो गए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो कार्टिलेजेस को खाना शुरू कर देता है तो वो कार्टिलेज को डिके करेगा। मल्टीपल मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर MCTD में वो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू, यानी जहां भी कनेक्टिव टिश्यू है, मांसपेशियां हैं या कुछ भी हैं,
वो उसको इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है ना, पूरा शरीर है, और पूरा शरीर कार्य क्षेत्र होने की वजह से ये किसी भी चीज को कहीं पे भी इम्पैक्ट कर देता है। ये एक बड़ी चीज है जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक सिस्टम होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, HCl बना, स्टमक में रहेगा, स्टमक से नीचे जाएगा, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम को आप किसी भी सिस्टम से बाहर नहीं रख सकते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां कुदरतन वो बाहर रखा गया, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, या कुछ ऑटो इम्यून ऐसी कंडीशंस हैं जो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं। वहां पे वो नर्वस सिस्टम तक जाने की उसको अलाउ नहीं था, लेकिन वो पहुंच गया किसी कारण से, फिर वो वहां पे उसी तरह का इम्पैक्ट करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो नर्वस सिस्टम को छोड़ दें तो पूरे शरीर पे कहीं पे भी वो किसी भी तरह के चेंजेस आपका नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम आपका कर सकता है। तो एक चीज तो ये है, इसीलिए कोई भी इम्यून सिस्टम की बीमारी है ना, उसका वाइड स्प्रेड इंपैक्ट आता है, वो बहुत विस्तृत उसमें इंपैक्ट दिखेगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद के अनुसार ये कहानी क्या है। जैसे हम लोगों ने क्या एक मिसकंसेप्शन मैं कहूंगा उसे, मिसकंसेप्शन इसलिए है कि मान लीजिए नर्वस सिस्टम में इम्यून सिस्टम की कोई दखल अंदाजी हुई तो हम उसे वात व्याधि ही मान बैठते हैं, और वात व्याधि की तरह चिकित्सा करते करते वो केस हम ठीक नहीं कर पाते हैं। होना उल्टा चाहिए, उसको समग्र रूप से देखना जरूरी है। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, वात व्याधि भी बिना पित्त और कफ के इम्बैलेंस के संभव नहीं होगा कि हो जाए। उसमें हर चीज में इन्वॉल्वमेंट उतनी ही रहेगी। आप उस इन्वॉल्वमेंट को ना तो नकार सकते हैं, ना उसे अनदेखा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं वात बढ़ा हुआ है, तो मतलब क्या है, पित्त और कफ का क्षय हुआ। ऐसा तो नहीं है कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम ना हो, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें रिलेटिव हैं। वात, पित्त और कफ ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्वियसली उसका प्रभाव कम होगा। मैं जोगरन का ये आपको उदाहरण दे देता हूं। मैंने कहा कि आंखों में ड्राइनेस या जीभ पे ड्राइनेस या म्यूकोजल कैविटी में, यानी जैसे इंटेस्टाइन में भी ड्राइनेस, बहुत सी जगह इस तरह की ड्राइनेस हो जाती है। अब ड्राइनेस गुण है वात का जो कि बढ़ रही है, और आर्द्रता, ह्यूमिड होना या नरम होना, सप्पल होना, ये कैरेक्टर है कफ का। तो यहां क्या हो रहा है, कफ का जितना क्षय हो रहा है उतना ही वात की वृद्धि हो रही है। और कर कौन रहा है, एक ऐसी चीज जो डिस्ट्रक्टिव नेचर में भी है और इंटेलिजेंस में भी काम कर रही है, वो है पित्त। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी, मैं आपको किसी भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड किसी भी चीज का नाम लेंगे, मैं आपको उसका वही स्वरूप बता सकता हूं कि कौन सा दोष क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए कहीं पे भी ऑटो इम्यूनिटी में सबसे बड़ी चीज है ड्राइनेस बढ़ेगी बढ़ेगी। पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। सोरियासिस के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, एमसीटीडी में हार्डनेस हो जाती है, जो खर गुण है वो बढ़ जाता है, रफनेस बहुत हो जाती है बॉडी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में चल गुण कम हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वात की वृद्धि के बिना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कार्टिलेज का क्षय नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपस में लिंक्ड हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, आप इन्हें अलग अलग देख भी नहीं सकते हैं और देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम समग्र रूप से ऑटो इम्यूनिटी की बात करना चाहते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, तो हमें तीनों दोषों को ही लेके चलना होगा। हर दोष का अपना महत्व है, हर दोष का चिकित्सा में अपना रोल है, हर दोष अपने तरीके से चिकित्सा में काम आता है। अब एक और चीज आती है इसमें, सभी को लगता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। जैसे यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ लिटरेचर, आप बहुत सा लिटरेचर आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि जहां पे लोग कह रहे हैं कि अश्वगंधा खा लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग होना और इंटेलिजेंट होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रेंथ क्वालिटेटिव नहीं होती है, क्वांटिटेटिव होती है बहुत से केसेस में, और इंटेलिजेंस हमेशा क्वालिटेटिव होती है, वो क्वांटिटी पे नहीं होती है। आप एक चीज देखिए ना, आपके WBC एक लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या आप ज्यादा इम्यून हैं? ये कंफ्यूजन है।
हमें लगता है कि अगर मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं बिल्कुल ही ताकतवर क्वांटिटी वाइज, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। आपके डब्ल्यूबीसी एक लिमिट से ज्यादा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। आपके कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो बढ़े हुए हैं। मान लीजिए सीलियक का पेशेंट है, आईजीजी जो है वो टीटीजी आईजीजी आईजीए वो आपका बढ़ा हुआ है, तो मतलब ये थोड़ी आप स्ट्रॉन्ग हैं। ये वैसा ही है, मान लीजिए हमने किसी एक सिक्योरिटी कंपनी को अपने संस्था की सुरक्षा के लिए हायर किया है। उस सुरक्षा के लिए जो हायर की हुई कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी हर चीज को रेगुलेट कर रही है, हर चीज को मैनेज कर रही है। अब उस मैनेजमेंट में वो जो मैनेजमेंट कर रही है वो हर चीज में दखल देने लगे, अकाउंटेंट के सिर पे भी जाके एक बार डंडा मार के आए, तो क्या ये ठीक है? वो बाहर से गलत चीज को नहीं अंदर आने दे, यहां तक ठीक है, लेकिन क्या वो हर जगह वाइड स्प्रेड हो जाए, क्या वो ठीक होगा? कतई नहीं। अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी, हमें इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है। क्योंकि अगर मैं एलोपैथिक वर्जन की बात करूं तो वो क्या करते हैं, जब भी ऑटोइम्यून कंडीशन होती है आपको बायसोलोन या जो भी एलोपैथी की दवाइयां हैं, स्टीरॉइड्स हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, वो देके इम्यून सिस्टम को शट डाउन कराते हैं। HCQs भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, वो उसको शट डाउन करा रहे हैं। और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर दीजिए। स्ट्रोंग नहीं, इंटेलिजेंट करना है। और इंटेलिजेंस कहां से आती है? इंटेलिजेंस आती है जो सम दोष, सम धातु, सम मल क्रिया का जो कंसेप्ट है आयुर्वेद का, समता है। समता का मतलब है बैलेंस। ये नहीं है कि किसी एक चीज को पूरी तरह पैसिफाई करना है, ये नहीं है कि एक चीज को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाना है। वहां पे आपको बैलेंस करना होगा, चीजों को एक प्रॉपर रिदम में लेके आना होगा। रिदम का मतलब है जितना वाद से मुझे चाहिए, मेरी गति जितनी चाहिए उतना मुझे ठहराव भी चाहिए, वरना मैं लड़खड़ाऊंगा, मैं चलते वक्त लड़खड़ा के गिरने की स्थिति में आ जाऊंगा। तो वो समता मुझे इम्यून सिस्टम पे भी चाहिए। इम्यून सिस्टम तभी सही से काम कर पाएगा जब वो सम है, उसकी इंटेलिजेंस नहीं खराब हुई है। जो मैंने कहा कलेक्टेड जो एक इंफॉर्मेशन है, मैं उसकी कलेक्शन में गलत ऐड करता जा रहा हूं, तो उसका प्रभाव क्या होगा? वो धीरे धीरे दूषित हो जाएगा ना। उसका विचार दूषित हुआ है उसका, और विचार हार्डवेयर के तौर पे स्टोर है प्रोटीन्स में। वो प्रोटीन्स बढ़ गए हैं, टीटीजी आईजीए बढ़ा तो आपके विलाई को खाना शुरू कर देती है वो चीज। वो जितने भी विलाए हैं, जितना भी इंटेस्टाइनल वो है, वो उन्हें लगता है कि अरे गेहूं आ गया भाई, इनको सबको निकालना है। वही चीज आपके ज़ोगरन सिंड्रोम में हो रही है। आपकी आंखों में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है, आपकी जीभ इतना सूख जाती है कि आप एक शब्द नहीं अटर कर पाते। तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बैलेंस करना है। जैसे मैं कल ही कुछ इंटरनेट पर देख पढ़ रहा था, निरपेक्ष रूप से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये कहा जा रहा है कि अश्वगंधा खा लीजिए और देखिए आपके जोड़ों में कितना, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे, डॉक्टर परेशान हो जाएंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक हर्ब की, जो एकल हर्ब की चिकित्सा है, वो बहुत कारगर है। और अगर वो कारगर होती, पूर्णतया कारगर होती इस तरह की कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जहां मुझे 3 दोषों का बैलेंस करना है, मुझे वात का शमन नहीं करना है, मुझे पित्त को भी देखना है, मुझे कफ को भी देखना है, मुझे वो बैलेंस करना है, तो मुझे अवश्यम भावी कुछ योग की कल्पना चाहिएगी। जैसे सेनाद गुगलू है या फिर आम मातारी रस है। इस तरह की जो प्रिपरेशंस हैं, वो प्रिपरेशंस क्यों की गई, शास्त्र ने वो प्रिपरेशन क्यों की? क्योंकि उन चीजों को बैलेंस करना था। वरना अश्वगंधा क्या चरक लिख नहीं सकते थे? अगर क्षीर पाक यष्टि मधु का एक पर्टिकुलर रेफरेंस में लिखा, तो अश्वगंधा का भी क्षीर पाक लिख देते। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आप कोई बहुत जल्दी कुछ ऐसा गेन कर पाएंगे कि वो चीज आपके पूरे समूल सिस्टम को चेंज कर देगी, वो भी नहीं है। तो 2 हैं, मैं आपको मोटे तौर पे, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन से परेशान है, तो 2 गलतियां मत कीजिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बैलेंस करना है, सबसे जरूरी चीज है। दूसरी चीज है, किसी भी ऐसी चीज का, एकल चीज का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आपका जो समग्रता है, व्याधि की समग्रता को औषधि की समग्रता चाहिए। अगर वो होलसम है डिजीज, उसके कई स्वरूप है, मल्टी डायमेंशनल है, तो मुझे हर डायमेंशन के लिए अलग अलग कुछ चाहिएगा ना, तभी मैं उस
जो डिजीज का कंसेप्ट है उसको तभी मैं कर्ब कर पाऊंगा, वरना मैं उसे कर्ब नहीं कर पाऊंगा, उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा मैं। तो किसी भी चिकित्सक से सलाह लेते वक्त दिमाग में एक चीज रखिए कि चिकित्सक जब भी योग या अलग अलग औषधियां लिखता है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती है, और ऑटोइम्यूनिटी में तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। कारण है वो समग्रता अगर खत्म हो जाएगी तो आपकी व्याधि और बढ़ती जाएगी और आपकी समस्या कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अलग अलग विषयों पर मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए कि अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।